नमस्कार, मैं हेमंत पाठक राही और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों से बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और हमारी युवा पीढ़ी उनसे क्या सीख सकती है और क्या संदेश ले सकती है, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट हैं जो अपने आप में काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, डॉक्टर नरेंद्र पाल जैन, जो ऋषभ देव से आते हैं। उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काव्य पाठ किए हैं। 8 पुस्तकों का अब तक प्रकाशन आपका हो चुका है। कई आकाशवाणियों से आपका प्रसारण होता रहता है और कवि सम्मेलनों में आप काव्य पाठ करते रहते हैं। इसके साथ ही उद्योग विभाग में आप निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं और भी कई उपलब्धियां आपके नाम पर हैं। तो आज नरेंद्र पाल जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जी। स्टूडियो में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके नाम से तो वैसे सब परिचित हैं, नरेंद्र पाल जी जैन, और आपने जो गीत और जो कविताएं लिखी हैं जी वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो ये काव्य यात्रा जो आपके जीवन की है, जी इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो कहा जाता है कि यह गॉड गिफ्ट ही होता है, लेकिन कई बार लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपके जीवन में ये काव्य कब आया? जी, ये वर्ष 1994 की बात है। 1993 में मैं कोर्ट में मेरी सर्विस लग चुकी थी। जी। तब मैं सोजत सिटी में था। तो उस समय आसपास का वातावरण दो ही तरह का था मेरे सामने। एक तो काव्य गोष्ठियों का और हम्म। दूसरा शतरंज का। हम्म। तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो वहाँ धीरे-धीरे क्या तुकबंदी सीखी में हमने। और हमारे जो जज साहब थे, कभी वो खाली बैठते थे तो मैं उनको सामने मैं अपनी तुकबंदी सुनाता था। अच्छा। फिर वो बोले कि यार तुम युवा हो तो बिल्कुल इस तरह की आप शायरी लिख रहे हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? हम्म। क्या आपको किसी से कोई प्यार हुआ है, आप इस प्यार भरी शायरी लिख रहे हो? मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ी तुकबंदी करना मैं सीख रहा हूँ। और इस तरह से क्योंकि वो जो जज साहब थे वो स्वयं भी एक अच्छे साहित्यकार थे, तो अच्छा। एक तरह से मेरे अपनी कॉपी उनसे मैं जचवाता था हम्म। और वे जो सुधार करते जाते थे तो और मैं इस तरह से सीखता गया जी। तो ये जो आपकी काव्य यात्रा जोधपुर से शुरू हुई, पाली जी। पाली से, जी और उस समय आपने लिखना शुरू किया, जी। तो फिर धीरे धीरे इसमें कैसे आगे बढ़े? कौन पहला मौका किसने दिया? वहाँ सोजत सिटी में क्या एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था। तो उस समय हम कोर्ट में तो थे ही, और सब लोग मुझसे परिचित भी थे। तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार आपको भी अवसर दिया जाए। तो हम तो हमारी तुकबंदी लेके पहुंच गए थे। हम्म। और उस समय मेरी उम्र भी मतलब 18 वर्ष कुछ ऊपर ही हुई थी। सर्विस अच्छा। उस समय लगी ही थी। तो हमने अपने एक उम्र के हिसाब से जो था हमारे पास जो भी वो सुना दिया हमने उस समय। तो उस समय ये ज़रूर था कि जो वरिष्ठ लोग थे वो बहुत प्रोत्साहन करते थे, हम्म। कि बहुत प्रोत्साहित करते थे कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लिखा है यो। क्योंकि मंचों पे लेके हमने सोचा कि चलो हमको तो ऐसे ही बुला लिया तो हम तो आ गए। लेकिन कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हमें मानदेय का लिफाफा दिया गया, हमने देखा कि उस समय मुझ अंदर 150 रुपये है। हम्म। और 1994 में वो 150 रुपये मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम थी एक तरह से। हम्म। तो बहुत मतलब इतना खुश हुआ मैं कि यार चलो मेरा पहला कवि सम्मेलन और मुझे इतना ये मानदेय मिला है। तो फिर धीरे 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 करके मंच तो मिलते गए। 94 से लेकर के और 25 तक लगभग 30 सालों की काव्य यात्रा जी आपकी हुई है। जी जी। और इन 30 सालों के दौरान जो है वो आपने साहित्य में क्या बदलाव देखे और किस तरीके से बदलाव देखे, और आपको किन चीज़ों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था। हम्म। उस समय कई प्रतिभाएं क्या था कि एकदम सामने नहीं आ पाती थी हम्म। और उन्हें हर तरह से संघर्ष करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे हर चीज़ में जैसे सोशल मीडिया आया, हम्म। तो आजकल तो बहुत कुछ इसी से सीख जाते हैं। इतने लोगों की रचनाएँ पढ़ने मिलती हैं, इतने मतलब अब हम हमें मतलब प्रोत्साहित करने वाले मिलते हैं, या आपको कोई सुधार करना हो तो कहीं किसी के पास जाके अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी कोई रचना किसी को भेज दो, तुरंत आपको मतलब उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है। हम्म। तो ये बदलाव जो देखा गया कि पहले इतने साहित्यकार होते भी होंगे, लेकिन जैसे सोशल मीडिया आया, तो ये नए-नए रचनाकार भी बहुत आए और बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश का जो युवा है, इस साहित्य से बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ रहा है। तो आपने ये जो बदलाव देखे, ये सारी चीज़ें हुई, जी, जी, आ, इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं जी, जो अपने जीवन में, जी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की क्या रही है इन 30 सालों में?
जी, बड़ी उपलब्धि तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कवि या साहित्यकार जो भी होता है, वो एक तो लिखने का उसका उद्देश्य कहीं तो क्या होता है कि हाँ चलो मुझे लिखना ही है, हम्म। वो एक तरह से उसके जीवन का एक अंग बन जाता है। वो लिखते 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 कभी कभी का मतलब बहुत बड़े पुरस्कारों की तरफ भी चले जाते हैं। कोई स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं कि हाँ भी बस मुझे तो शौक है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये मन में भाव रहता है कि मेरा जो लेखन है, वो मेरे तक सीमित नहीं रह के जन जन तक जाए। हम्म। तो कोई ऐसी कविता या कोई ऐसी रचना जो ऐसी हो कि जिसके कारण से अपनी एक पहचान बन जाए। हम्म। तो मैं तो ईश्वर की कृपा ही मानूंगा कि मैं तो सिर्फ एक साधारण सी आदमी की औकात कविता लिखी दी थी। हम्म। बल्कि ये देखा जाए तो मैं उसे कविता मानता भी नहीं हूँ, वो एक सिर्फ मन के भावों की अभिव्यक्ति है। हम्म। लेकिन लोगों ने दिल और दिमाग में इतना ले लिया उसको कि उसे इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि आज भी वो कविता चल रही है। राष्ट्र संत तरु सागर जी महाराज हो या राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज हो या कई साधु संत हो, अपने उपदेशों में जब कविता पढ़ते हैं और जहाँ ज़्यादातर ये कविता सुनने देखने मिलती है और जो काल की रचना को मतलब मानते हुए जब इसको मैं देखता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मेरी पहचान एक आदमी की औकात कविता से हुई है। हम्म। आदमी की औकात कविता शायद आपने भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुनी होगी, और किसी न किसी रूप में सुनी होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक रचना जो है वो आ जाती है सोशल मीडिया पर, तो उसको लोग अपने तरीके से भी जो है उसको करते हैं। आज मूल रचनाकार हमारे सामने है, तो आपसे ही सुनी जाए वो रचना एक बार। जी बिल्कुल। अभी पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि रचना का भाव आया कैसे। हम्म। महावीर इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम हो रहा था, बहुत साल पहले की बात है। तब किसी वक्ता ने ये बात कही कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप जिसके लिए कर रहे हो ना वो भी आपके काम नहीं आने वाले। और हम्म। वो बात मेरे दिमाग में आ गई और कवि मन था, तो बस कविता निकल पड़ी। तो उसका कुछ अंश मैं सुना देता हूँ स्वागत। कि एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, एक माचिस की तीली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के कुछ ढेर पर 1 घंटे में राख। बस इतनी सी है आदमी की औकात। वाह। बस इतनी सी आदमी की औकात कि एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया। हम्म। तो हमारे यहाँ क्या प्रथा है कि जब शाम को जो मर जाता है तो रात को उसको जलाते नहीं है। सही है। तो एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट हो रही थी, तो कहीं कानों में फुसफुसाहट हो रही थी कि अरे अभी के अभी ले जाओ जलाने, कौन जागेगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात। और मरने के बाद मैंने धरती पे देखा तो नज़ारे नजर आ रहे थे। मरने के बाद मैंने धरती पे देखा, नज़ारे नजर आ रहे थे कि मेरी मौत पे कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे, तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। आह। नहीं रहा नहीं रहा, 4 दिन तक करेंगे बात। बस इतनी सी आदमी की औकात। और बेटा, बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने दीपक अगरबत्ती जलाएगा, हम्म। खुशबूदार फूलों की माला होगी और अखबार में अश्रुपूरी श्रद्धांजलि होगी। अरे बाद में उस तस्वीर पे जाले भी कौन करेगा साफ। बस इतनी सी आदमी की औकात, बस इतनी सी आदमी की औकात। ये कविता बहुत बड़ी बनती गई आगे, इसका एक अंश मैंने कहा आपको। बहुत खूबसूरत। तो असली रचनाकार से जो उसके मुख से ये कविता सुनना अपने आप में एक बहुत यादगार पल है। तो ये कवि के जीवन में वाकई में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उसकी कोई रचना या वो किसी एक रचना के नाम से या किसी एक दो गीतों के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी ऐसे ही पल आए होंगे। जी कोई और ऐसी रचनाएं जो आपने लिखी हों और जो जन जन की रचना बन गई हो। जी। देखिए, जब हम गीत लिखते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो इस तरह की भाषा हो कि जो सामने बैठे कोई बिल्कुल भी नहीं समझता हो काव्य को या साहित्य को, उसके भी दिमाग में आ जाए। उसको लगेगा कि जो भी घटना हो रही है वो मेरे जीवन की हो रही है, मेरे सामने हो रही है। दूसरा, साहित्यिक को कोट अगर इसका लेते हैं तो उसमें क्या है कि रचनाओं में बीम और प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो मेरी एक रचना है कि गीत वधु। हम्म। गीत वधु, मैं आपको बताऊं कि एक गीतकार जो होता है, एक कल्पना की है। वो रात को सोने जा रहा है, जैसे ही वो सोने जा रहा है अचानक गीत उसके मन में उपज जाता है। हम्म। तब वो रात्रि को क्या कहता है, ये रात्रि अभी मैं सोने नहीं आऊँगा। और उस गीत को एक वधु का रूप मानते हुए वो गीतकार क्या कहता है कि प्रथम पहर की रात्रि सुन ले,
प्रथम पहर की रात्रि सुन ले, आज नहीं सो पाऊंगा, भावों की नव सेज पे आकर गीत वधु आ बैठी है। वाह। वो कह रहा है कि मेरे भावों की सेज पे तो गीत वधु आ बैठी है, इसलिए अब तो मैं सो नहीं पाऊंगा। हम्म। फिर वो उस गीत में कहाँ डूबता है कि घर आंगन में सन्नाटा है, मंत्र हवन के पूर्ण हुए, सप्त वचन के फेरे लेकर हम्म। स्वप्न सभी संपूर्ण हुए, मैं उसकी बाहों की माला, मैं उसकी बाहों की माला, वो मेरी अंगूठी है, भावों की वाह वाह नव वाह। सेज पे आकर गीत वधुआ बैठी है। तो ये जो सारे गीत जो आप लिखे हैं, आपकी 8 पुस्तकें अब तक जी प्रकाशित हुई जी हैं, जी तो उनमें गीत संग्रह भी है, और आपने जो पीएचडी किया, जी जी जो आपने पीएचडी किया, वो दर्शन शास्त्र को जी लेकर के जी आपने किया। जी बिल्कुल। तो उस पीएचडी के अंदर काव्य का कितना योगदान रहा? हाँ, मैं देखिए जब दो चीज़ें हैं, कवि सम्मेलन और साहित्य मंच, दोनों अपने आप में थोड़े अलग हैं। एक तो हम जब देखते हैं कि एक व्यवसाय की तरफ है, हम्म। दूसरा एक साधना की तरफ है। तो अधिकतर जैसे कि धार्मिक मंच जैसे हैं, कवि सम्मेलनों के मंच हैं, उसमें मैं धार्मिक रचना ही पढ़ता हूँ हम्म। या सामाजिक मुद्दों की रचनाएं पढ़ता हूँ। वहाँ कभी मैं श्रृंगार रस नहीं पढ़ता हूँ। हम जब कॉलेज में जाते हैं, वहाँ हमारी मांग रहती है कि कोई देशभक्ति की या श्रृंगार रस की रचनाएं सुनाई जाए। तो जैन दर्शन में जो कर्म सिद्धांत है, हम्म। मैं प्रारंभ से ही मैंने शास्त्र का अध्ययन किया। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही दर्शन शास्त्र जो पढ़ते थे और हमको सुनाते थे, तो रुचि उसमें बढ़ती गई। तो फिर पूरा उसमें जो पढ़ के एक निचोड़ जो निकाला, तो वो उस पे ही मेरा पीएचडी हुआ है मेरा इसके अंदर। जो कर्म सिद्धांत है वो शाश्वत है। तो क्या कहता है कर्म सिद्धांत जैन समाज के अनुसार? देखिए, हमारा चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे वो लगभग एक ही है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हम्म। और ये गीता में भी कहा गया है कि अपने कर्मों के अनुसार जो है वो पुनर्जन्म होता है। हम्म। यहाँ जो कर्म किए हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में कर्म किए हैं उसका फल अगले जन्म में मिल ही जाए। हम्म। वो कभी किसी भी जन्म में मिल सकता है। लेकिन बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि आपने इस जन्म में कर्म किए हैं, उसका फल आपको इस जन्म में भी मिलता है। हम्म। ये जो निचोड़ जो सामने आया, तो उसके तो कई एग्जाम्पल हैं, कई इसमें उपनिषद भी पढ़े उसके अंदर, और कई शास्त्र पढ़े, कई साधु संतों के पास भी गया कि भाई यहाँ पे इसमें इस तरह से है, इसमें इस तरह से है, तो उन्होंने जैसा मार्गदर्शन दिया। तो भाई बहुत से कर्म ऐसे हैं जो आवश्यक नहीं है कि वो इकट्ठे हों और अपन को बाद में इसका फल मिले। इस जन्म में भी उनका फल मिल सकता है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं पूर्व जन्म के कर्म को ही फल है। हम्म। कुछ नए कर्म इस जन्म में भी हमारे क्रिएट होते हैं, जो पल हम्म। पल में क्रिएट होते हैं। वो एक नया, जिसको हम कह सकते हैं कि एक संदर्भ, हम्म। हमें नया संदर्भ मिलता है। वो वापस नए कर्म का बंध हो रहा हमारा। तो इस तरह से पूरा निचोड़ उसका है। मतलब कर्मों से बंधा हुआ है जी बिल्कुल। इंसान। जी जी और जी जो कहा भी गया है कि हमें मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कि हमारे पुराने कर्मों को हम नष्ट करके और अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करें। जी बिल्कुल। तो आपने इस विषय पर पीएचडी की, और आपकी इस पीएचडी से, आपके थीसिस से लोगों को लाभ भी मिलेगा। जी हम आगे बढ़ते हैं इस विषय को लेकर के। तो जो साहित्य का विषय है या जी साहित्यिक यात्राएं हैं, जी तो अपने घर परिवार को, अपनी नौकरी को, इन सारी चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करते हैं? समय प्रबंधन कैसे होता है आपका? जी। देखो, समय प्रबंध तो ऐसा है कि कवि मन जो होता है, जब तक हम नींद नहीं आ जाती तब तक हम विचारों में रहते हैं। हम्म। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे तो भी हो सकता है कोई पंक्ति दिमाग में आ जाए। तो पहले तो क्या था कि कागज कलम लेके बैठना पड़ता था, अब तो मोबाइल है। हम्म। कुछ भी चीज़ आई तो हम उस पर एक बार तो लिख देते हैं, या कोई नई धुन भी आई तो इसमें रिकॉर्ड करके रख देते हैं। फिर हम्म। जैसे समय मिलता है फिर उस पर हम काम करते हैं। एक बार कच्चा चिट्ठा जो भी होता है तो इसमें हम मोबाइल में एक बार लिख के रख देते हैं, फिर जैसे समय मिलता है उसको हम पूरा कर लेते हैं। आतंकी घटनाओं में जो है वो हमारे वीर जवान भी शहीद होते रहे हैं, और आतंकियों से लड़ते रहे हैं। उन वीरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी देखिए, उनकी शहादत तो बहुत ही अमूल्य है। मैं जब बांसवाड़ा में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ के भी जो वीर हैं, वो पहले शहादत दी है उन्होंने। उनकी शहादत को नमन करते हुए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि सरहदों पर वो आंधियों को मोड़ आए हैं, हम्म। सरहदों पर वो आंधियों को मोड़ आए हैं, दुश्मनों के हर एक भ्रम को तोड़ आए हैं। हम्म। मेरे वागड़ की जमी हो गई अधिक पावन, वाह वाह वाह। मेरे वागड़ की जमी हो गई अधिक पावन, यहाँ के वीर तिरंगे को ओढ़ आए क्या हैं, बात है, क्या बात है। यहाँ के वीर तिरंगे को ओढ़ आए। तो कवि का जो मन है वो एक भावुक मन होता है। जी किसी भी घटना, दुर्घटना या कुछ भी देखता है जी तो उस पे उद्वेलित हो जाता है, जी और उसके मन में जो भाव आते हैं उनको वो अपने कागज कलम से कविता के रूप में, गीत के रूप में, गजल के रूप में वो उतारता है। हाल ही में जो घटना हुई जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में, जी आतंकियों ने जो है वो धर्म पूछकर लोगों को मार दिया। जी तो इस घटना को लेकर के जो है वो आपके मन में क्या भावना आती है, आपने क्या कुछ लिखा है इसके ऊपर? जी देखिए, आप विश्व में कहीं भी आप जाएं या जो भी आप देखें कि युद्ध का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन हमने महाभारत भी पढ़ी, हमने रामायण भी पढ़ी। युद्ध जरूरी कब हो जाता है, उस पर मैंने कुछ लिखा था जी। कि जब जब पाप बढ़े धरती पर धर्म के पथ अवरुद्ध हुए, हम्म। कि जब जब पाप बढ़े धरती पर धर्म के पथ अवरुद्ध हुए, दुष्टों का संहार है करने अवतारी फिर क्रुद्ध हुए, हाँ। और 100 गलती करने वाले शिशुपाल जब बढ़ते हैं, असुरों के दल धर्म धरा की छाती पर जब चढ़ते हैं, जिनके कांधों पर संधि रक्षा की जिम्मेदारी थी, बंधे हुए हाथों में मर्यादा उन पर भी भारी थी, साम दाम की बाजी जब भी रहती जहां अधूरी है, लगता है कि अंधियारों से धर्म सूर्य की दूरी है, वाह। और दुर्योधन प्रस्ताव न माने तो कृष्ण की फिर मजबूरी है, और शांति वार्ता निष्फल हो तब समझो युद्ध जरूरी वाह है, वाह वाह तब समझो युद्ध वाह। जरूरी है। और कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों देश में बन रहा है। जी पहलगाम की घटना के बाद में लोगों में जिस तरह का आक्रोश है, और सरकार की तरफ जैसे उम्मीदों की नज़रों से लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है इसका पूरा बदला लेगी और उन आतंकियों को और उन आतंक को पालने वाले लोगों को जो है वो सजा देगी। तो ये भावनाएं जो है वो आगे चलती रहेंगी। आज हमारे मेहमान हैं नरेंद्र पाल जी जैन, जो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो लगातार उन्नति कर रहे हैं, वागड़ का नाम रोशन कर रहे हैं, और आगे भी जो है वो आपके गीतों से लोगों को मनोरंजन भी मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जैन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी जो है वो हम कभी ऐसी ही मुलाकात फिर करेंगे और आपके गीतों को सुन करके और लोगों को भी सुनाएंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान, इंस्टाग्राम पेज बीबीसी राजस्थान, फेसबुक और एक्स पर जा कर के आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए बने रहे बीबीसी राजस्थान के साथ। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ, जानेंगे उनके जीवन और उनकी यात्रा के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।